पिछली वीडियो में हमने जो है थोड़ा सा बात करी थी ब्लड के बारे में, और हम थोड़ा सा उस पर चर्चा कर रहे थे कि जो हीमोग्लोबिन वर्णक क्या है, हीमोग्लोबिन वर्णक क्या। तो हीमोग्लोबिन की यदि हम बात करें तो बेटा ये नर में कितनी मात्रा होगी, नर में होगी 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। कितना? प्रति डेसीलीटर किसकी मात्रा होती है? हीमोग्लोबिन की होती है। किसमें? नर में। हीमोग्लोबिन कितना होगा बेटा? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। यहीं पर यदि मादा में बात की जाए तो मादा में होता है 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर। मादा में कितना होगा? 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर। कौन होगा? हीमोग्लोबिन। क्लियर है? हीमोग्लोबिन का बहुत ही अहम रोल है हमारे शरीर में। हीमोग्लोबिन का बहुत ही अहम रोल है। यदि हीमोग्लोबिन ना हो तो हम जो आज जिंदा हैं, जो सांस ले पाते हैं, जो एनर्जी हम शरीर को दे पाते हैं, कोशिकाएं जो दे पाती हैं, वो प्रक्रिया आज हमें शायद ना मिलती, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक के नाम से भी जानते हैं। हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक भी कहते हैं। क्या कहेंगे? श्वसन वर्णक भी कहते हैं। और ये कलर पिगमेंट होता है श्वसन वर्णक। अब ये श्वसन वर्णक क्या है? तो जो हमारे शरीर में ब्लड है, ब्लड में होता है आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में जो हमारे शरीर में है ब्लड में है आरबीसी में है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, ये आपको जब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसको बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हीमोग्लोबिन का काम होता है, जो हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जो ऑक्सीजन फेफड़ों तक यानी कुपिकाओं तक एल्वियोली तक पहुंचती है, एल्वियोली से उनका एक्सचेंज होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। तो वहां से ऑक्सीजन जो है इसके साथ अटैच होके चली जाती, भेज दिया जाता है कहां पर? कोशिकाओं तक। कोशिकाएं इस ऑक्सीजन का उपयोग करके क्योंकि कोशिकाओं में पहले से क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो कोशिकाएं इस ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या बना लेंगी? कोशिकाओं का उपयोग करके बना लेती हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में कुछ मात्रा में जो है H2O बना लेंगी और 38 ATP मॉलिक्यूल बनाएंगे। किसके? एनर्जी के। ये जो एनर्जी निकाले, इसी एनर्जी का उपयोग करके हम सारा फंक्शन यानी यांत्रिक क्रियाएं कर पाते हैं। हम जो आज बोल रहे हैं वो इसी एनर्जी के कारण बोल पा रहे हैं। जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो इसी एनर्जी के कारण कर पा रहे हैं। यदि हीमोग्लोबिन वर्णक ना होता तो ये एनर्जी हमें ना मिल पाती। क्लियर है? तो एक चीज आपको याद रखना कि हीमोग्लोबिन को जो श्वसन वर्णक के नाम से भी जानते हैं। श्वसन वर्णक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये श्वसन में सहायक है, श्वसन कराएगा। क्लियर है? इसके बाद हीमोग्लोबिन को जो है रंग वर्णक भी कहते हैं। कलरफुल वर्णक होता है। कैसा होता है? रंगीन वर्णक है। ये कैसा वर्णक है? रंगीन वर्णक यानी कलरफुल पिगमेंट है। ये जो है कलरफुल पिगमेंट इसलिए क्योंकि देखो हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का जो है रंग कैसा होता है? वो होता है लाल। तो ऐसी कैसे कलर का पिगमेंट है? ये लाल कलर का पिगमेंट है। कैसे कलर का है? लाल कलर का। अच्छा, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें ये पिगमेंट नहीं भी होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें ये पिगमेंट नहीं होगा, ये वर्णक नहीं होता, तो उनका कलर कैसा होगा? कलरलेस यानी व्हाइट कलर होगा। कैसा होगा? कलरलेस होता है। बात समझ में आ रही क्या? क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? चलिए, तो यदि हम आगे बात करें तो ब्लड में यदि हम ब्लड पढ़ रहे हैं तो ब्लड हमारा क्या है? परिसंचरण से जो है रक्त परिसंचरण से संबंधित यानी सर्कुलेशन से संबंधित। तो सर्कुलेशन, सबसे पहले सर्कुलेशन किसने समझाया था? किसने डिस्कवर किया था? तो भैया रक्त परिसंचरण की खोज करी थी एक भाई साहब थे जिनका नाम क्या था? विलियम हार्वे। क्या था? विलियम हार्वे। क्या नाम था? विलियम हार्वे। विलियम हार्से है ना? विलियम हार्से ने जो है रक्त परिसंचरण की खोज की थी। क्या ये चीज क्लियर है? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हम बात करते हैं, ये तो थी रक्त के बारे में सामान्य जानकारी। कुछ और अधिक जानकारी के लिए पिछली वीडियो देखें तो उसमें भी थोड़ा सा रक्त के बारे में बताया गया है। अब
हम आगे बढ़ते हैं तो रक्त में, तो रक्त देखते हैं रक्त के कितने घटक होते हैं, घटक है ना, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, रक्त के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड यानी रक्त के घटक। तो हम रक्त के घटकों के बारे में बात करेंगे। रक्त के घटक क्या है, रक्त के घटक। तो बेटा जी याद रखना, रक्त के दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा, और एक होता है रक्त कणिकाएं। क्या होता है, रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं यानी प्लाज्मा, प्लाज्मा और कार्पसल्स। कार्पसल्स, ठीक है, रक्त कणिकाएं याद रखना, ठीक है। तो रक्त के कितने घटक होंगे, दो घटक होंगे। कौन कौन, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। कौन कौन, रक्त के दो घटक प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। क्लियर है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, या इसी को हम रुधिराणु भी कहते हैं। क्या कहेंगे, रुधिराणु कहेंगे। अब ये जो है ब्लड में बात करते हैं तो पूरा देखो, रक्त है मिक्स, रक्त क्या है, मिक्स है। अब रक्त में प्लाज्मा भी है आपका और कणिकाएं भी है, प्लाज्मा भी है और कणिकाएं भी है, प्लाज्मा भी है और कणिकाएं भी है। मतलब सर समझ नहीं आया क्या है इस चीज। देखो इसको हम थोड़ा सा एक उसे समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज दैट आप जो है किचन में चाय बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं। तो चाय बनाते समय आपने देखा होगा, चाय बनाते समय उसमें आप चीनी डालोगे, दूध डालोगे, पानी डालोगे और जो है अदरक वगैरह, तुलसी पत्ती, दुनिया भर का सब कुछ उसमें डाल देते हैं। उसके बाद आपकी थोड़ी देर बाद चाय बन के तैयार होती है। चाय बन के तैयार हो जाती है तो जो आप जिस बर्तन में चाय बना रहे हैं तो उसमें देखो चाय पत्ती भी है और आपकी चीनी, दूध, पानी और सब कुछ है ना, XYZ जो आपने उसमें मिलाया है सब कुछ उसमें प्रेजेंट है। इसके बाद जब वो बर्तन आप देखते तो बर्तन में आपको सब कुछ दिखेगा, उसमें चाय भी है और जो भी आपने उसमें घटक डाले थे, जो भी आपने उसमें चीजें डाली थी वो सब प्रेजेंट है। लेकिन क्या आप उसी चीज को ऐसे पी जाओगे, नहीं। उसको पीने के लिए आप क्या करोगे, एक उठाओगे आराम से छन्नी। क्या उठाओगे, छन्नी। छन्नी को लगाकर ऊपर से चाय को ऐसे छान लोगे किसी बर्तन में। तो जो आप चाय छान रहे थे, जो नीचे गिर रही है, तो नीचे नीचे जो चाय आया जिसको हम पीते हैं वो चीज हो गई आपकी प्लाज्मा। क्या हो गई, वो चीज प्लाज्मा हो गई। और जो चाय की छन्नी में जो आपका ऊपर बच गया है, जो चाय पत्ती बच गई है और आपने जो भी अदरक डाला था, ये चीजें बच गई हैं, ये क्या है, कणिकाएं हैं। यदि हम इसी प्रकार से रक्त को छाने तो रक्त में जो है जो पतला पदार्थ होता है वो होता है किसका, प्लाज्मा का। वो किसका होगा बेटा, प्लाज्मा का। और कणिकाएं कैसी होती है, ये कुछ बड़ी कोशिकाएं होती है। क्लियर है। तो रक्त कणिकाएं की भी बात करें तो रक्त कणिकाएं 3 टाइप की होती। कितने टाइप की होंगी, 3 टाइप की होंगी। रक्त कणिकाएं 3 टाइप की होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC को हम इरिथ्रोसाइट भी कहेंगे। क्या कहेंगे, इरिथ्रोसाइट। और WBC को हम कहेंगे ल्यूकोसाइट। क्या कहेंगे बेटा, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट। जिसके अदर नाम है थ्रोम्बोसाइट, या हम कह सकते हैं इसके रासायनिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। एक बार फिर से, रक्त के 2 घटक होते हैं, प्लाज्मा और कणिकाएं। तो प्लाज्मा उसका रक्त का जो पतला वाला भाग है वो कहलाएगा, कणिकाएं जो है उसका जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं वो कहलाती। तो कौन है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो RBC का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। अब थोड़ी सी यदि हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा जो है रक्त का कितना भाग घेरता है, प्लाज्मा जो है रक्त का घेरता है लगभग 55 से 60%। कितना, 55 से 60% भाग
किसका, रक्त में जो है प्लाज्मा का हुआ। 55 से 60% भाग रक्त में प्लाज्मा का होता है। मतलब यदि 60% प्लाज्मा है तो 40% उसमें क्या होंगी, कणिकाएं होंगी। तो कणिकाएं, रक्त कणिकाएं कितनी होंगी, ये जो है 40 से 45%, यानी 45 से 40% इनका योगदान होता है। बात समझ में आ रही क्या? रक्त में प्लाज्मा का योगदान कितना, 55 से 60% होता है, कणिकाओं का 45 से 40% होता है। क्लियर है? प्लाज्मा में यदि हम अंदर बात करें प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में जो है पानी यानी H2O, तो H2O की मात्रा होती है लगभग 92%, इसमें पानी होता है। 92% प्लाज्मा में क्या होगा, वाटर होगा यानी जल होगा 92%। बाकी अदर बचे 8% में आपके आ जाएंगे कुछ प्रोटीन वगैरह होती हैं, कुछ प्रोटीन वगैरह होती हैं, तो प्रोटीन है, ठीक है, और भी कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ सब उसमें उपस्थित होते हैं। क्लियर है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसमें उपस्थित रहेंगे। याद रखना 92% इसमें जो है पानी होता है, 92% क्या होता है, पानी होता है। और इसमें कुछ प्रोटीन होंगी, तो प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, जैसे फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, थ्रोम्बोसाइट है ना, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, तो ये सब क्या है, एक प्लाज्मा का काम क्या है, सीधी सी बात ये है। देखो पहला काम तो यदि प्लाज्मा के हम यदि बात करें पहला वर्ग, तो पहला काम तो ये जो है पोषण को, जो भोजन है यानी जो रक्त में पोषक पदार्थ मिले हैं, तो पोषक पदार्थों को जो है ये ट्रांसपोर्ट कराएगा, किसको, पोषक पदार्थों का जो है ये जो है स्थानांतरण कराता है, स्थानांतरण। तो भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व हैं, तो पोषक तत्वों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ये प्रवाहित कराएगा। दूसरा सबसे अहम काम इसका ये होता है कि जब हम कहीं चोट लग जाती है ना, जब हमें कहीं चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद जब ब्लीडिंग होती है तो कुछ समय बाद हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं या नहीं भी लगते हैं, कि उनकी चोट लगी है तो ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है। तो रुकवाता कौन है, यही प्लाज्मा रुकवाता। क्यों, कैसे रुकवाएगा, तो इसको हम थोड़ा आगे और डिटेल में जानेंगे। वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें रक्त का थक्का जमना, तो कैसे जमता है वो सब बताऊंगा। थोड़ा सा जानकारी दे दूं तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह जो है, तो ये प्रोटीन जो है एक नेटवर्क सा बना लेते हैं, जाल सा बना लेंगे, इस तरीके से एक जाल सा बना लेते हैं। तो जब ये जाल सा बना लिया, तो एक बात बताइए, जब ये जाल सा बना लेंगे तो इसमें जो होते हैं प्रोटीन के कण, जो कार्बनिक पदार्थों के जो कण होते हैं, बड़े बड़े कण, तो ये जो है उसमें फंस जाते हैं, ये फंस जाते हैं जाल में। और जब जाल में फंस जाएंगे तो यहाँ से ब्लड आसानी से पास हो जाएगा और ब्लड वहां से लीकेज अर्थात मतलब वहां से ब्लीडिंग नहीं होगी। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा कणिकाओं के बारे में बात कर लें। तो जो कणिकाएं हैं, तो कणिकाओं के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। कणिकाएं तो एक एक के बारे में बात करें ना। आरबीसी, पहला है आरबीसी, ठीक है, पहला है आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम क्या था, एरिथ्रोसाइट। क्या था, एरिथ्रोसाइट। क्लियर है? अब बात करते हैं एरिथ्रोसाइट क्या है। एरिथ्रोसाइट क्या है और इसका क्या योगदान है हमारे शरीर में। एरिथ्रोसाइट क्या है और इसका क्या योगदान है हमारे शरीर में। क्लियर है? तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये आरबीसी एक कोशिका है जो देखने में उभय अवतली आकार की दिखेगी। कैसी दिखेगी, उभय अवतल टाइप की ये दिखेगी। कैसी दिखेगी, उभय अवतल आकार की एक कोशिका है। क्लियर है? कौन से आकार की है, उभय अवतल आकार की है। और ये मानव में जो पाया जाने वाला जो आरबीसी है, मानव में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या रहेगी, बेटा जी एक बात बता दें आपको, तो इनकी संख्या रहेगी लगभग 5 लाख से लेकर के 5.5 लाख, 5 लाख से लेकर के 5.5 लाख तक इनकी संख्या होगी। इसके बाद यदि हम बात करें तो इनका जो है जीवन साइकिल यानी जीवन अवधि जो इनकी होती है, लाइफ साइकिल होता है, लाइफ स्पैन जो होता है, तो इनकी जीवन अवधि होती है बेटा जी
जीवन अवधि होगी 120 दिन। कितनी होती है? 120 दिन। मतलब ये 120 दिन जिंदा रह सकते हैं। बात समझ में आई क्या? देखिए आकृति कैसी है? उभयतलाकार की है ना। संख्या कितनी होती है? 5 लाख से 5.5 लाख। इनका जीवन अवधि कितना होता है? 120 दिन। कितना होगा? 120 दिन होता है। बात समझ में आ रही है क्या? 120 दिन होता है। क्लियर है? चलिए अब थोड़ी सी और बात करें तो जो आरबीसी होती है, जो आरबीसी होती है, जो मनुष्यों में यानी ह्यूमन बींग्स में आरबीसी होती है, तो इसमें जो है आरबीसी पाई जाती है। इनके जो है आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा। सर ये क्या है? केंद्रक, मान लीजिए कोशिका है, कोशिका के बीच में केंद्रक, तो इसमें केंद्रक नहीं होगा। क्या सर सभी जीवों में केंद्रक नहीं होंगे आरबीसी में? नहीं, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनकी आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक भी होते हैं। सर बताइए ना वो जीव कौन से हैं? तो वो जीव जो ऐसे जिनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं हुआ, किसमें? मनुष्य। किसकी आरबीसी में? मनुष्य की आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं होगा। लेकिन वो जीव के नाम बताइए जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। तो वो कौन कौन से होते हैं बेटा जी? तो वो होते हैं, एक होता है प्यारा सा सबका चहेता, मैं हिंट देता हूं आप बताना। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। तो कौन होता है? एक होता है ऊंट और एक होता है लामा। क्या होता है? ऊंट और लामा। ये ऐसे प्राणी हैं, ऐसे जीव हैं जिनकी लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी में जो है केंद्रक पाया जाएगा, जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? तो ऐसे दो जीव कौन से हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता? वो है ऊंट और लामा। कौन है? ऊंट और लामा। अब ये आरबीसी क्या करेंगे? इनका काम क्या है? काहे के लिए हमारे ब्लड में ये है ना फालतू में जो है शरीर का वजन बढ़ाए हुए है, तो इनका काम क्या है? इनका बेटा जी काम होता है, एक तो काम होता शोषण कराना, शोषण में सहायक। शोषण में सहायक कैसे सर? शोषण में सहायक होते हैं। इनका कार्य क्या है? तो कार्य है, पहला कार्य है शोषण में सहायक। शोषण में सहायक कैसे? देखो मैंने अभी बताया था थोड़ी है ना देर पहले, जब हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे। हीमोग्लोबिन वर्णक किस में होगा? आरबीसी में होगा। आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराएगा कोशिकाओं से कहां तक? कोशिकाओं तक। तो एक पहला काम इसका क्या होगा? सहायक। शोषण में सहायक, शोषण कराना। दूसरा काम बेटा जिसका होता है कि जो पोषक पदार्थ है, पोषक पदार्थों को जो है कोशिकाओं तक पहुंचाने और जहां उसकी आवश्यकता हो वहां तक पहुंचाना। तो पोषक पदार्थों को लाना या ले जाना, पोषक पदार्थों को ले जाना। क्लियर है? पोषक पदार्थों का ट्रांसपोर्ट थोड़ा बहुत ये भी करा के, लेकिन सबसे मुख्य काम इसका क्या है? शोषण में सहायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या ये चीज समझ में आ रही है क्या? एक बार फिर से आरबीसी का जो है आकार कैसा होता है? उभयअवतली आकार की होती है। इनकी संख्या कितनी होती? 5 से 5.5 लाख होती। जीवन अवधि मतलब 120 दिन अर्थात 4 महीने ये शरीर में जिंदा रह सकती हैं। इसके बाद कहाँ जाएंगी? इसके बाद हमने बताया था ना, जब ये डेड हो जाती हैं तो इनको कहाँ भेज दिया जाता है? कब्रिस्तान में। और कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को। किसको? स्प्लीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी के जो मनुष्य में आरबीसी पाई जा रही है जिसमें केंद्रक नहीं होगा। बात समझ में आ रही है क्या? अब सर केंद्रक होता तो क्या होता? सर केंद्रक होता तो ये अपने आप को है ना विभाजित नहीं कर लेती, डिवाइड कर लेती। ठीक है, डिवीजन होता है इनमें। ठीक है, तो किन में केंद्रक होता है? तो केंद्रक होता है बेटा जी किसमें? ऊंट में और लामा में। इसके काम क्या है? तो इसका मुख्यतः काम होता है शोषण में सहायक, यानी शोषण की प्रक्रिया कराने में ये मदद करता है। यदि आरबीसी नहीं हो तो शोषण हम नहीं कर सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए सर थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी कर लें, है ना। क्या सर हमारे शरीर में यदि आरबीसी कम हो जाए तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा? जी सर पड़ेगा, है ना। आरबीसी की मात्रा यदि शरीर में कैसी हो जाए? कम हो जाए। आरबीसी की मात्रा शरीर में कम हो जाए
तो हमें एक प्यारा सा रोग हो जाता है जिसका नाम है, प्यारी सी बीमारी है जिसका नाम है रक्त अल्पता, है ना, रक्त अल्पता, रक्त अल्पता, या फिर इसी को हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया मतलब यदि आरबीसी यानी हमारे ब्लड में आरबीसी कम है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, रक्त अल्पता, एनीमिया हो जाएगा। कौन सी बीमारी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर लें। चलिए अगली कड़िका है डब्ल्यूबीसी। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, बोलिए जरा, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम बोलो, बोलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। क्या होता है, ल्यूकोसाइट। क्या होगा, ल्यूकोसाइट। क्लियर है सर। ये डब्ल्यूबीसी हमारे रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं, इनका भी बहुत अहम काम है। यदि डब्ल्यूबीसी ना हो तो हम आए दिन बीमार हो जाएं। क्या हो जाए, आए दिन बीमार हो जाएं। बात समझ में आ रही क्या, आए दिन बीमार हो सकते हैं। इनका भी हमारे शरीर में बहुत अहम भूमिका होती है। तो सबसे बड़ी कोशिकाएं यही होती हैं डब्ल्यूबीसी। क्लियर है। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में और जानकारी देखें तो डब्ल्यूबीसी की यदि आकृति की बात करी जाए तो आकृति जो है इसकी होती है अनियमित आकार की। कैसी होगी, अनियमित आकार की। अनियमित यानी अमीबियसिस होती है, ठीक है, जिस प्रकार से अमीबा की अनियमित होती है उसी प्रकार से अनियमित प्रकार की होगी। यदि हम इसकी बात करें संख्या की, तो संख्या मतलब कितनी होगी ब्लड में, तो इसकी संख्या होगी लगभग 5000 से लेकर के 10,000। 5000 से लेकर के कितनी होगी, 10,000। कितनी होगी, 10,000 होगी। बात समझ में आ रही है। इनका जीवन साइकिल यानी जीवन अवधि इसकी कितनी होती है, तो जीवन अवधि बेटा जी इनकी होती है, जीवन अवधि इनकी जीवन अवधि होती है बेटा जी 4 दिन, मात्र 4 दिन। हर एक 4 दिन बाद जो है नई डब्ल्यूबीसी बनेगी। हर एक 4 दिन बाद यह है नई डब्ल्यूबीसी बनेगी। क्लियर है। आकृति कैसी है, अनियमित आकार की है। संख्या कितनी है, 5000 से 10,000 होती है। जीवन अवधि कितना है, 4 दिन। लगभग ये 4 दिन जो है जिंदा रहती हैं। 4 दिन जो है ये जिंदा रहती हैं। क्लियर है। अब इनमें कोई वर्णक वगैरह होता है जैसे डब्ल्यूबीसी में वर्णक था, नहीं सर, इनमें कोई वर्णक नहीं होगा। तो इनमें जो है हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन क्या होगा, हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होगा। हीमोग्लोबिन इनमें नहीं होता है। इस कारण से ये कैसी होती है, रंगहीन नहीं होती है, मतलब सफेद होती हैं। कैसी होती हैं, सफेद होती हैं। इसको व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। कैसी होंगी, ये सफेद होंगी। क्लियर है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसी होंगी, सफेद रंगी। सर इनका शरीर में काम क्या होता है, इनका काम क्या, जिस प्रकार से आरबीसी का काम है इस प्रकार से डब्ल्यूबीसी का भी कुछ काम होगा। जी सर, इसका भी काम होता है। तो ये हमारे शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कराता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा और एंटीबॉडी को भी बनवाता है। इसलिए हम जो है रोगों से बच पाते हैं, रोगों से लड़ने में हमारे पास क्षमता आती है, शक्ति आती है। बात समझ में आ रही क्या, मतलब डब्ल्यूबीसी कितने, इसका कितना काम है, इसका काम है वो आपको याद रखना है। इसका काम है ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करेगा, मतलब रोगों से बचाएगा। अब क्या सर इनके कुछ प्रकार भी होते हैं, जी सर इनके कुछ प्रकार भी होते हैं, इनके कुछ प्रकार भी होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के प्रकार, डब्ल्यूबीसी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये लगभग 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं।
कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के होंगे। क्लियर? कैसे होंगे? 5 प्रकार के होंगे। कौन कौन सा? न्यूट्रोफिल, 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 बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, मोनोसाइट, मोनोसाइट है ना, और न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल्स है ना, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल और एक होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स तो इसको जो है, न्यूट्रोफिल्स को जो है सिपाही कहा जाता है। न्यूट्रोफिल्स को जो है सिपाही कहा जाता है, सिपाही सेल्स के नाम। सर सिपाही सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो क्या होता है कि सिपाही का काम क्या है, बॉर्डर के चारों तरफ खड़े हैं है ना, और जो आतंकवादी हैं, जो दुश्मन हैं, वो दुश्मनों को रोकने से हो जाए। तो न्यूट्रोफिल्स का काम होता है कि जो है, जो हमारे शरीर में जो एंटीजन आ रहे हैं, विषाणु जीवाणु आ रहे हैं, तो उनको रोकता है, इसलिए इनको कहा जाता है सिपाही। सिपाही WBC कोशिकाओं, सिपाही से कोशिका किसको कहा जाता है? न्यूट्रोफिल्स को। क्या कहा जाता है? न्यूट्रोफिल्स को। सर बेसोफिल्स का नाम क्या है? बेसोफिल्स, तो बेसोफिल्स जब हमें घाव भर जाते, घाव चोट लगती है ना, तो चोट लगती है, तो चोट के दौरान जो घाव भराने का काम कौन करता? तो ये घाव भरती है। ये घाव भरने में सहायक होती है, घाव भरने में सहायक होती है, घाव भरने में सहायक होती है। क्लियर है? घाव भरने में सहायक होती है। तो शरीर का सिपाही कौन? शरीर को सिपाही के नाम से जाना जाता है किसको? न्यूट्रोफिल्स को। मोनोसाइट, मोनोसाइट स्कैवेंजर ऑफ द सेल, स्कैवेंजर ऑफ द सेल। स्कैवेंजर क्या होता है? खतरनाक। ये सभी सेलों को खाएगा, ये सभी सेलों को खाती है। कौन सी सेलों को खाएगा? जो भी मतलब हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने के लिए जो भी बैक्टीरिया, वायरस प्रवेश कर रहे हैं, तो यदि इनसे कमजोर है तो उनको ये खा लेगा। क्या कर लेगा? खा लेगा। क्या बात समझ में आई? क्या कर लेगा? खा लेगा। तो ये सभी कोशिकाओं को खा जाता है, कोशिकाओं को खाती है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है कोशिका का, है ना, स्कैवेंजर ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर ऑफ द सेल, क्लियर है? बात करते हैं इयोसिनोफिल। तो इयोसिनोफिल ये क्या करता है? ये जो है हमारे शरीर में एक सब्सटेंस निकालता है, ये जो है शरीर में एक सब्सटेंस निकालता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। एक पदार्थ निकालता है